जो हमारे शरीर में दोष हैं जैसे वात पित्त कफ है, जब वो उनकी समावस्था जो है वो इम्बैलेंस क्रिएट होता है तो शरीर में रोगों की उत्पत्ति होती है। रोगों का जो विनाश है या उनकी चिकित्सा है दो तरीके से की जाती है आयुर्वेद में। एक है शमन और दूसरा है शोधन। शोधन को जैसे आजकल हम पॉपुलरली डिटॉक्स के नाम से जानते हैं, तो ये पंचकर्म पद्धति वही डिटॉक्स या शोधन प्रक्रिया है जिसको हम आयुर्वेद की एक विशेष पद्धति कहते हैं जी। ये जो 5 कर्म हैं ये हैं वमन, विरेचन, आस्थापन वस्ति, अनुवासन वस्ति, नस्य। आयुर्वेद और पंचकर्म दोनों की ये एक विशेषता है और आयुर्वेद विश्व की मैं कहता हूँ कि एकमात्र ऐसी चिकित्सा पद्धति है जिसमें रोगियों की चिकित्सा से पहले स्वस्थ मनुष्य को स्वस्थ कैसे रखा जाए उस पर विशेष बल दिया गया है। पित्त देखिए बॉडी में जो इसको कंपेयर कर सकते हैं हीट के साथ। जैसे पित्त की वृद्धि से हम बहुत सी व्याधियां होती हैं, पित्त की वृद्धि से रक्त भी दुष्ट हो जाता है, त्वचा संबंधित रोग हो जाते हैं। इसलिए मेरा विशेष आग्रह सभी दर्शकों से है कि हमको चिकित्सा और जो सोशल मीडिया से हम कहते हैं फॉलो कर रहे हैं उसको प्रॉपरली हमको देख लेना चाहिए कि वो क्या चिकित्सक जो है वो क्वालिफाइड है, योग्य है। इसका हमको विशेष ध्यान रखना है। दिवाली से 2 दिन पहले धन्वंतरी जयंती मनाई जाती है जिसे धन्वंतरी त्रयोदशी के नाम से भी जाना जाता है। बता दें ये दिन आयुर्वेद के जनक भगवान धन्वंतरी की जयंती के रूप में भी मनाया जाता है जो भगवान विष्णु के अवतार हैं। दरअसल रोग के कष्ट से मुक्ति के लिए उन्होंने आयुर्वेद के ज्ञान को मानव जाति के साथ साझा किया। लोग विशेष रूप से धनतेरस के दिन सभी मानव जाति के लिए अच्छे स्वास्थ्य के आशीर्वाद लेने के लिए भगवान धन्वंतरी की पूजा करते हैं। वहीं आजकल के लाइफस्टाइल के अकॉर्डिंग बहुत से लोगों का नजरिया आयुर्वेद को लेकर बनता है। तो आज हम धन्वंतरी जयंती के मौके पर पंचकर्म पद्धति के बारे में बात करने वाले हैं। आज हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं आयुर्वेदिक डॉक्टर चेतन मेहता। तो डॉक्टर साहब आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे हेल्थ शो आयुर्वेद में। कपिला जी धन्यवाद आपको और तंदुरुस्ताए नमः के सभी दर्शकों को मेरा अभिवादन। डॉक्टर साहब जैसे कि हम बात कर ही रहे हैं कि आज धन्वंतरी जयंती है, राष्ट्रीय आयुर्वेदिक कहा जाता है, तो इसी के साथ ही इसका मतलब महत्व क्या है, क्यों जोड़ा गया है इसको? देखिए कपिला जी, विष्णु पुराण की जो कथा है उसके मुताबिक जब समुद्र मंथन हुआ तो बहुत सी उसमें रत्न जो है 14 रत्न उसमें निकले थे। तो उसमें हलाहल विष था जो भगवान शिव ने जिसका पान किया था, और कामधेनु गाय उसमें थी, ऐरावत हाथी, उच्च श्रव घोड़ा, और त्रयोदशी के दिन जो शरद ऋतु की 13वीं तिथि है उस दिन अमृत कलश लिए हुए भगवान धन्वंतरी का अवतरण हुआ था। और चूंकि भगवान धन्वंतरी ने पूरे विश्व को आयुर्वेद का उपदेश दिया इसीलिए इसको राष्ट्रीय आयुर्वेद दिवस घोषित किया गया है और भारत सरकार के आयुष विभाग ने इसको राष्ट्रीय आयुर्वेद दिवस घोषित किया। और इस बार हम 8वां राष्ट्रीय आयुर्वेद दिवस मना रहे हैं, बल्कि मैं तो कहूंगा कि इस बार ये अंतर्राष्ट्रीय आयुर्वेद दिवस है क्योंकि लगभग 100 देशों में इस राष्ट्रीय आयुर्वेद दिवस धन्वंतरी जयंती को मनाया जा रहा है। तो अगर हम इसकी शुरुआत की बात करें तो राष्ट्रीय आयुर्वेद दिवस किस साल में जो है ये शुरू किया गया? इस बार हम 8वां मना रहे हैं। 8वां आयुर्वेद दिवस मना रहे हैं। मतलब आपने कहा कि अंतर्राष्ट्रीय लेवल पे इसको इस बार किया जा रहा है। जैसे हम अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस है उसको अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मना रहे हैं, और इस बार जो है विशेषता ये है कि राष्ट्रीय आयुर्वेद दिवस भी जो है वो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मनाया जा रहा है। बिल्कुल, क्या बात है। लगभग 100 राष्ट्रों में विश्व के ये आयुर्वेद दिवस मनाया जा रहा है। जी, अगर हम इसमें आयुर्वेद में बात करें पंचकर्म पद्धति की, जैसा कि मैंने स्टार्टिंग में ही कहा, तो पंचकर्म पद्धति जो है ये एक्चुअल में अगर हम इसकी बात करें तो किस तरह की ये पद्धति होती है? देखिए जो पंचकर्म पद्धति है वो आयुर्वेद की एक विशेषता है जी, क्योंकि जो हमारे शरीर में दोष हैं जैसे वात पित्त कफ है, जब वो उनकी समावस्था जो है वो इम्बैलेंस क्रिएट होता है तो शरीर में रोगों की उत्पत्ति होती है। रोगों का जो विनाश है या उनकी चिकित्सा है दो तरीके से की जाती है आयुर्वेद में। एक है शमन और दूसरा है शोधन। शोधन को जैसे आजकल हम पॉपुलरली डिटॉक्स के नाम से जानते हैं, तो ये पंचकर्म पद्धति वही डिटॉक्स या शोधन प्रक्रिया है जिसको हम आयुर्वेद की एक विशेष पद्धति कहते हैं जी।
इसमें 5 कर्म होते हैं, तो वो कौन से हैं, या फिर हम कह सकते हैं जो विधियां होती हैं वो कौन सी हैं? जी, ये जो 5 कर्म हैं, ये हैं वमन, विरेचन, आस्थापन वस्ती, अनुवासन वस्ती, नस्य। तो ये आपने बड़े ही मुश्किल जो है हमें शब्द बताए हैं, थोड़ा सा जी। इसकी डिटेल हमें बताएं। देखिए, यहाँ पर मैं ये भी कहना चाहूँगा कि हमारी जो पब्लिक है, हमारे जो दर्शक हैं, क्योंकि आजकल व्यावसायिक युग है, जी जी। तो बहुत से पंचकर्मा सेंटर्स उनकी मशरूमिंग हो जाती है और वहाँ पर हमारा एक जो दर्शकों को समझ आता है कि शायद मसाज और स्टीम बाथ जो है वो ही पंचकर्म है। इसी को मैं यहाँ पर आज विस्तार में बतलाना चाहूँगा और क्लियर करना चाहूँगा कि मुख्यतः जो वमन है उसमें हम जो इम्बैलेंस दोष हैं उनको वॉमिटिंग इंड्यूस करके जी। शरीर से बाहर निकालते हैं, यानी कि शरीर के ऊपर के भाग से उनको निष्कासित किया जाता है। और विरेचन है, उसमें एक तरह से हम औषधियों द्वारा लूज मोशन लगवाकर दोषों का निर्हरण करते हैं। इसी तरह जो बस्ती है वो 2 तरह की है, जिसको हम कॉमन लैंग्वेज में मेडिकेटेड एनीमा के जैसा समझ सकते हैं। वो एनीमा तो नहीं है, जैसे आजकल कोलोन हाइड्रोथेरेपी भी प्रचलन में है, बड़ी हैपनिंग एक नेम आ रहा है कि कोलोन हाइड्रोथेरेपी। लेकिन बस्ती का जो विषय है वो बहुत विस्तृत है और आस्थापन बस्ती जो है उसमें हम काढ़े के द्वारा गुदा मार्ग से औषधियां जो हैं आंत्र में देते हैं, और जो अनुवासन बस्ती है उसमें औषधीय जो तेल हैं, मेडिकेटेड ऑयल्स हैं, उनके द्वारा गुदा मार्ग से चिकित्सा की जाती है। ऐसे जो 5वां कर्म है नस्य, नस्य में नाक में औषधियों के काढ़े द्वारा, शीर द्वारा, रस द्वारा, तेल द्वारा ऐसे उनकी प्रयोग करके चिकित्सा की जाती है। तो ऐसे कौन से, मतलब अगर हम बात करें कोई जो प्रॉब्लम्स हैं, बीमारियां हैं, अगर हम इसमें अस्थमा के रोगियों की बात करें तो उनके लिए कितना बेनिफिट रहेगा ये? देखिए, पंचकर्म का जो विस्तार है वो बहुत अकेला अस्थमा ही नहीं, बहुत सी अलग अलग जो पंचकर्म है उनकी इंडिकेशंस अलग अलग हैं। और ये रोगी और चिकित्सक, जब एक रोगी चिकित्सक के पास आता है तो चिकित्सक उसकी बहुत तरह से जांच करता है, उससे प्रश्न, दर्शन, स्पर्शन अनेक प्रकार से उसकी जांच करने के बाद वो तय करता है कि किस पंचकर्म से इसकी चिकित्सा करनी है। जैसे विशेषतः आपने पूछा कि अस्थमा के रोगी, उसमें वमन और विरेचन के द्वारा हम संशोधन चिकित्सा कर सकते हैं। मैं यहाँ पे आपसे ये भी पूछना चाहूंगी कि अगर कोई व्यक्ति बिल्कुल स्वस्थ है और उसको किसी भी तरह की कोई बीमारी या प्रॉब्लम नहीं है, तो क्या वो भी पंचकर्म पद्धति पे मतलब इलाज करवा सकता है अपना? जी हाँ, मैं यही सभी दर्शकों को भी बताना चाहूंगा कि आयुर्वेद और पंचकर्म दोनों की ये एक विशेषता है, और आयुर्वेद विश्व की, मैं कहता हूं कि एकमात्र ऐसी चिकित्सा पद्धति है जिसमें रोगियों की चिकित्सा से पहले स्वस्थ मनुष्य को स्वस्थ कैसे रखा जाए उस पर विशेष बल दिया गया है। इसी तरह पंचकर्म का जो प्रयोग है वो स्वस्थ मनुष्यों में उसके स्वास्थ्य के रक्षण के लिए कर सकते हैं, रोगियों में उसकी चिकित्सा के लिए कर सकते हैं, और रसायन और वाजीकरण जो हमारी कुछ विशेषता है आयुर्वेद की, जिसको हम इम्यूनिटी बढ़ाने वाली औषधियां उनके तुलनात्मक उनसे कर सकते हैं, तो उसके जब हमने रसायन और वाजीकरण का प्रयोग करना है उसके लिए भी पंचकर्म का जो प्रयोग किया जाता है। अगर हम ये जो क्रिया आपने बताई है, जो भी इसमें इलाज किया जाता है, वो जो इलाज है वो क्या हर एज ग्रुप के लिए संभव है? जी हाँ, जो इलाज है वो हर एक जो कर्म है, जैसे वमन कर्म है, विरेचन कर्म है, वो बाल अवस्था से लेकर वृद्ध अवस्था तक सभी में किया जा सकता है, लेकिन उसमें कुछ स्पेशल जो है इंडिकेशंस और कॉन्ट्रा इंडिकेशंस भी रहती हैं कि जैसे बहुत छोटी उम्र का बालक है, या कोई व्यक्ति बहुत वृद्ध है, या गर्भिणी है, या कोई कमजोर मन का है, तो वो चिकित्सक के चिकित्सीय विवेक पर डिपेंड करता है। बहुत सी कॉन्ट्रा इंडिकेशंस हैं, हर कर्म की अपनी अपनी कॉन्ट्रा इंडिकेशंस है कि किनमें वमन कर्म हमें नहीं करवाना, या किनमें विरेचन नहीं कराना, या बस्ती में कैसे नहीं, किन लोगों में। लेकिन एक चिकित्सा का जो है वो ये भी नियम है, व्हेन देयर इज इंडिकेशन देयर इज नो कॉन्ट्रा इंडिकेशन। तो चिकित्सक जो है अपने विवेक के अनुसार कुछ सावधानियां का प्रयोग करते हुए भी जो है वो चिकित्सा कर सकता है।
यहाँ अगर हम बात करें कि किसी भी क्रिया को करने से पहले आपकी तरफ से या मरीज की तरफ से कोई तैयारी की जरूरत होती है? जी हाँ, बिल्कुल। सबसे पहले तो जब रोगी जो है वो चिकित्सक के पास आता है, पंचकर्म के लिए आता है, चाहे वो स्वस्थ मनुष्य है, क्योंकि स्वस्थ मनुष्य में यहाँ पर मैं कहना चाहता हूँ कि हम जो है दिनचर्या के रूप में और ऋतुचर्या के रूप में भी पंचकर्म का प्रयोग कर सकते हैं। जैसे कि मैं वर्षा ऋतु की बात करूं तो वर्षा ऋतु में जो हमारे शरीर में वात दोष है वो स्वाभाविक रूप से बढ़ जाता है, तो उसमें बस्ती जो है चिकित्सा उसका प्रयोग करते हैं पंचकर्म के माध्यम से। और इसी तरह जो जैसे आजकल शरद ऋतु चल रही है और इसमें पित्त की वृद्धि हो जाती है, ये वृद्धि जो है वो स्वाभाविक रूप से होती है कि जब भी शरद ऋतु आएगी तो सभी व्यक्तियों के जो शरीर में पित्त की वृद्धि हो जाएगी, तो उस बढ़े हुए पित्त के निरहरण के लिए विरेचन का प्रयोग जो है वो किया जाता है स्वस्थ रहने के लिए। इसी प्रकार जो वसंत ऋतु जब आती है तो स्वाभाविक रूप से बॉडी में कफ की वृद्धि हो जाती है और कफ के निरहरण के लिए वमन का प्रयोग किया जाता है। तो ऐसे ही जब रोगी चिकित्सक के पास आता है तो चिकित्सक उसकी कई प्रकार से परीक्षा करके निर्धारित करता है कि इसको किस प्रकार का पंचकर्म देना है। जी, यहाँ आपने बहुत अच्छी बात कही है कि शरद ऋतु है तो पित्त की वृद्धि होती है, तो हमारे दर्शकों को थोड़ा सा ये समझाएं कि पित्त जो है उसमें हमें किस तरह के प्रॉब्लम्स या सिम्टम्स दिखाई देते हैं। पित्त देखिए बॉडी में जो इसको कंपेयर कर सकते हैं हीट के साथ। जैसे पित्त की वृद्धि से हम बहुत सी व्याधियां होती हैं, पित्त की वृद्धि से रक्त भी दुष्ट हो जाता है, त्वचा संबंधित रोग हो जाते हैं और ऐसी कंडीशंस में हम विरेचन करवाते हैं। जैसे कि बहुत सी स्किन की डिजीज है जिसमें कुष्ठ रोग आ जाता है, एक्जिमा आ जाता है, एक्ने की प्रॉब्लम्स है, सोरियासिस की प्रॉब्लम्स है, ये सभी व्याधियां जो हैं इनमें पित्त की दुष्टि हो जाती है और इनमें विरेचन क्रम से हम लाभ ले सकते हैं। तो इसका कोई टाइम पीरियड भी होता है कि कितनी देर तक ये जो हम प्रोसेस ले रहे हैं ये करना है? जी बिल्कुल, हर पंचकर्म का एक विशेष समय जो है वो निर्धारित है, लेकिन फिर वही बात आ जाती है कि वो चिकित्सीय विवेक पर निर्भर करता है और चिकित्सक रोगी में क्या देखता है। जैसे वमन विरेचन है, इनमें हम पहले स्नेहपान करवाते हैं, यानी कि मेडिकेटेड ऑयल या घी उसका पान जो है वो 3 से लेकर 7 दिन तक करवाया जा सकता है। तो उसमें चिकित्सक रोगी में कुछ लक्षण देखता है कि उसका प्रॉपर स्नेहन जो है सम्यक स्नेहन हो गया है या नहीं, तो उस हिसाब से उसको 3 दिन भी स्नेह पिला सकते हैं, मेडिकेटेड ऑयल या घी पिला सकते हैं, या 7 दिन तक भी पिला सकते हैं। इसी हिसाब से उसके जो नंबर ऑफ डेज है कि उस कर्म में कितने दिन लगेंगे तो वो वेरी कर जाते हैं। जी, आपने कहा यहाँ पे जैसे कि घी या ऑयल जो है वो आप पिलाते हैं, लेकिन मेरा ये पूछना है कि जो भी आप इस पद्धति में औषधि यूज करते हैं तो वो कौन सी औषधियां होती हैं? देखिए, औषधि का जो निर्धारण है वो रोगी के रोग के ऊपर जो है वो डिपेंड करता है कि किस रोग का रोगी है और उसमें कौन सी औषधियों का प्रयोग करना है। जैसे वमन हमने करवाना है तो रोगी किस पर्पज से वमन करवा रहा है, स्वस्थ की दृष्टि से करा रहा है तो हम सिंपल गोघृत से भी उसका स्नेहन कर देते हैं। लेकिन किसी विशेष बीमारी से उसको हम वमन करवाना जा रहे हैं, जैसे कोई स्किन डिजीज है तो हम महातिक्तघृत या पंचतिक्तघृत इनका भी प्रयोग कर सकते हैं, और कोई है बीमारी तो त्रिफलाघृत है उसका भी प्रयोग कर लेते हैं, वासाघृत है, बहुत सी औषधियां हैं जिनका प्रयोग हम जो है स्नेहन के लिए करते हैं। उसी प्रकार जब वमन कराना है तो दूध पिलाकर भी वमन कराते हैं और गन्ने का रस पिलाकर भी वमन कराते हैं, और जैसे कईयों को शराब नहीं छूट रही तो अल्कोहलिज्म है तो उनको मद्यपान शराब पिलाकर भी वमन करवाया जाता है। क्या बात है जी। मतलब अगर मेरे मन में तो एक ये सवाल आ रहा है, शायद दर्शकों के मन में भी आ रहा होगा कि जैसे हम कोई भी इलाज करवाते हैं, मतलब किसी और कह सकते हैं कि किसी और डॉक्टर की दवाई या किसी और पद्धति की हम मेडिसिन खाते हैं, तो हमारा मन में आता है कि हम फटाफट ठीक हो जाए, कि इंस्टेंट हमें एक इलाज मिल जाए और हम ठीक हो जाए। तो क्या इसमें भी ऐसा ही है कि अगर हम अगर सीजनल बीमारियों की बात करें कि हमें खांसी बुखार है या कुछ है, तो उसमें आप किस तरह का मेडिकेट उनको देते हैं, ट्रीटमेंट देते हैं कि जल्दी ठीक होने के उसमें चांसेस होते हैं या फिर लॉन्ग टर्म वाली जो बीमारियां होती हैं वो सही होती हैं? देखिए, पंचकर्म में जो है ज्यादातर जो है हम क्रॉनिक जो व्याधियां हैं, चिरकारी व्याधियां, उनका इलाज किया जाता है। लेकिन जैसे आपके पास ज्वर का रोगी आया तो उसका बिना स्नेहपान के लिए तुरंत जो है उष्ण जल से, नमक वाले पानी से भी वमन करवा के ज्वर की चिकित्सा कर ली जाती है। तो ऐसे वो चिकित्सीय विवेक पर डिपेंड करता है कि कौन सी व्याधि है और कैसा पंचकर्म जो है
जैसे कि स्वास्थ्य की दृष्टि से देखे जाए कि दिनचर्या या ऋतुचर्या में है, तो दिन में अगर नस्य धारण करना है तो नाक में तेल जो है नित्य प्रति डाल के भी नस्य किया जाता है, वो भी पंचकर्म का एक हिस्सा है। इसी तरह आजकल हम देखते हैं कि नाभि तेल का भी बहुत प्रचलन है, तो नाभि में तेल, कानों में तेल डालना, नाक में तेल डालना। इसी प्रकार जो जैसे कंप्यूटर विजन सिंड्रोम है, ड्राई आइज है, उसमें हम अक्षी तर्पण करते हैं, आंखों में जो है एक प्रोसीजर करते हैं, जिससे वो भी नित्य प्रति हम कर सकते हैं, क्योंकि हम बहुत से लोग जो हैं आजकल सोशल मीडिया पे हर समय एक्टिव रहते हैं, मोबाइल का अत्यधिक प्रयोग करते हैं, तो उसमें ड्राई आइज की संभावना बढ़ जाती है। जो भी कंप्यूटर का प्रयोग करते हैं तो ऐसी व्याधियां बढ़ जाती हैं, तो उनका नित्य प्रति हम प्रयोग कर सकते हैं। इसी प्रकार बस्ती जो है वो मात्रा बस्ती, जिसमें कि औषधीय तेल की मात्रा 50 ml के लगभग है, बहुत कम मात्रा है, तो उसका भी नित्य प्रति प्रयोग कर सकते हैं। मतलब जो भी है, अगर ये जो आप बता रहे हैं ये सारी चीजें, एक जो कोई भी पेशेंट है, क्या वो घर पे भी इन चीजों को कर सकता है खुद से? जी नहीं, जो पंचकर्म है, यहाँ पर मैं विशेष रूप से कहना चाहूंगा कि पंचकर्म को जो है सभी दर्शकों से मैं ये बता देना चाहता हूँ कि पंचकर्म किसी विशेषज्ञ चिकित्सक की निगरानी में, उसकी देखरेख में ही करवाना चाहिए, क्योंकि पंचकर्म का प्रयोग अगर सही ढंग से नहीं होगा तो उसके कई उपद्रव यानी कि कॉम्प्लिकेशंस भी हो सकती हैं। नहीं, कॉम्प्लिकेशंस आजकल तो वैसे ही सोशल मीडिया पे तो बहुत ज्यादा ये सब चीजें चल रही हैं कि हम यूट्यूब पे या कहीं भी देखते हैं वीडियो के माध्यम से हम खुद ही करने लग जाते हैं, तो कितना खतरनाक है वो? ये देखिए एक गलत प्रचलन है, क्योंकि आजकल इंटरनेट और सोशल मीडिया का युग चल रहा है। जब भी हमको कोई प्रॉब्लम होती है, हमारे भाई बहनों को कोई समस्या आती है, तो वो तुरंत उसको गूगल पे सर्च करते हैं या यूट्यूब, इंस्टाग्राम पे सर्च करते हैं। अच्छी बात है, हमको सर्च करना चाहिए, हमको अपना ज्ञान बढ़ाना चाहिए, लेकिन कोई भी ट्रीटमेंट लेने से पहले हम ये सुनिश्चित कर लें कि जिस साइट को हम फॉलो कर रहे हैं या जब जिस चिकित्सक को या जिस यूट्यूबर को हम फॉलो कर रहे हैं वो क्या पढ़ा लिखा हुआ है, क्या वो क्वालिफाइड है, क्या उसकी योग्यता है, क्या वो चिकित्सक भी है या ऐसे ही कोई है। क्योंकि कई बार मेरे को बहुत दुख होता है कि सोशल मीडिया पर ऐसी वीडियो भी हम देखते हैं, हमको आंखों के सामने से वो गुजरती हैं कि जिसमें कोई भी उठ के कैसी भी कोई चिकित्सा बता देता है, और हमारे बहुत से भाई बहन जो हैं वो इतने भोले होते हैं, वो चिकित्सा को फॉलो करने लग जाते हैं। अब फिर जब तो ज्यादा त्वचा का रोग हुआ, जैसे हमारी बहनें हैं, जैसे चेहरे पर मुहासे छाई हो गई और उसकी जो ट्रीटमेंट उन्होंने यूट्यूब पे देख ली, तो कोई भी कुछ भी बता दिए कि ऐसे कर लीजिए, या बहनों को कोई बच्चेदानी की रसौली की हुई या अंडेदानी की रसौली, पानी वाली रसौलियां, जिसको आजकल जैसे पीसीओडी का बहुत डिजीज है, और बहुत सी आपको पीसीओडी पर वीडियोस जो है जिसमें भ्रामक जानकारियां और भ्रामक चिकित्सा भरी रहती है। इसलिए मेरा विशेष आग्रह सभी दर्शकों से है कि हमको चिकित्सा और जो सोशल मीडिया से हम कहते हैं फॉलो कर रहे हैं, उसको प्रॉपरली हमको देख लेना चाहिए कि वो क्या चिकित्सक जो है वो क्वालिफाइड है, योग्य है जी। इसका हमको विशेष ध्यान रखना चाहिए। आपने बहुत अच्छी सारी बातें हमें बताई, लेकिन अब हमारे दर्शकों के लिए आप एक क्या मैसेज देना चाहेंगे? दर्शकों के लिए यही मैसेज देना चाहता हूँ कि आयुर्वेद जो है वो एक ऐसा विज्ञान है जो स्वास्थ्य की रक्षा के लिए भी है और रोगियों की चिकित्सा के लिए भी है, और ना केवल ये चिकित्सा का विज्ञान है बल्कि ये जीवन पद्धति है। इसलिए आयुर्वेद को अपनाएं और स्वस्थ रहें। डॉक्टर साहब, हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। धन्यवाद। तो ये थे हमारे साथ आयुर्वेदिक डॉक्टर और पंचकर्म पद्धति के स्पेशलिस्ट डॉक्टर चेतन मेहता, और इन्होंने, उम्मीद करती हूँ कि आपके बहुत सारे सवालों के जवाब जो हैं आपको मिल गए होंगे। तो मेरी तरफ से तो मैं यही कहूंगी कि आज धन्वंतरि जयंती है, तो आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं। इस तरह की और भी वीडियोस के लिए आप जुड़े रहें तंदुरुस्ताए नमः के साथ। नमस्कार।